discuss is dose calibrator and well counter. Especially these two, dose calibrator and well counter is very ऐसे बोल रहा हूँ important for exam and practical और viva के लिए. ओके, सो शायद हम सारी चीज़ें ना कवर कर पाए, लेकिन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जितना थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, एक बेस तो तैयार हो जाएगा यहाँ पे, राइट? तो ऐसा कोशिश करेंगे. आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिकल्स ऑल्सो इसमें, कि प्रैक्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं. तो थोड़ा बहुत काम करते हैं, राइट? गैसलेस डिवाइसेस common in nuclear medicine laboratories for performing in vitro studies as well as quality control and assurance procedures. क्या बोला? एक तो वेल काउंटर जो है वो गैसलेस डिवाइसेस है, मतलब इसमें गैस तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, और बेसिकली सोडियम आयोडाइड लिखा भी है तो हम सेंटिलेशन डिटेक्टर यूज कर रहे हैं. एंड इट कि इट इज कॉमन है न्यूक्लियर मेडिसिन लेबोरेटरीज में. किस चीज़ के लिए? इन विट्रो स्टडीज परफॉर्म करने के लिए. तो मैक्सिमम इन विट्रो स्टडीज जहाँ पर भी होती है वो वहाँ पे वेल काउंटर होगा. जैसे आप जीएफआर की काउंटिंग करते हैं, तो जीएफआर से भी रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, तो वेल काउंटर बीच में घुसेगा. गामा स्पेक्ट्रोमेट्री की प्रैक्टिकल्स इसी से होता है, तो वहाँ पर भी वेल काउंटर आएगा बीच में. ओके. स्वाइप टेस्ट, वाइप टेस्ट वगैरह करते हो, कंटामिनेशन सर्वे करोगे, ले जाकर के वहाँ पे काउंट करोगे, वहाँ पर भी वेल काउंटर बीच में आएगा. और जैसे एक वर्ड भी आएगा ना, एग्जामिनर जो होगा उधर से उधर स्विच कर जाएगा कहीं और. ये बात याद रख लेना आप लोग, ठीक है? सो बोल रहे हैं इन विट्रो स्टडीज एज वेल एज क्वालिटी एंड एश्योरेंस प्रोसीजर्स. बहुत सारे जैसे क्वालिटी कंट्रोल और उस टाइप की, जैसे मान लो कि सर्वे करना है, कोई चीज़ चेक करना है, राइट, वो वहाँ पर भी इसका वेल काउंटर का ज़रूरत पड़ेगा. ओके. जनरली दिस इज कि देयर इज ए सॉलिड sodium iodide crystals with a cylindrical well cut into the crystal into which a radioactive sample is placed, often within a test tube. ये ये क्या है? ये एक आपका सोडियम आयोडाइड का ये क्रिस्टल है ये, राइट? और यहाँ पे ये देखो, ये सॉरी, ये वाला पार्ट जो तुमको अ, ये जो पिंक जो दिखा रहा है वो सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल है, और यहाँ यहीं पे कट किया हुआ है वेल की तरफ, जहाँ पे आप ट्यूब में सैंपल्स आप रख रहे हो. और ये एरिया जो देख रहे हैं ग्रेड वाला, ये सील्डिंग है. सील्डिंग क्यों है? सील्डिंग इसलिए है कि बाहर का रेडिएशन जो है इधर की तरफ इंटर ना करे. स्पेशली इसकी सील्डिंग इसीलिए है कि बाहर का बैकग्राउंड रेडिएशन इसमें ना निकले. ओके. इसके बेस पे पीएम ट्यूब लगा हुआ है, और पीएम ट्यूब जो है, पीएम ट्यूब से क्या कनेक्टेड है? पल्स साइट एनालाइजर कनेक्टेड है. उसके बाद स्केलर और ये डिस्प्ले है. ये सील्डिंग मटेरियल जो दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक ढक्कन भी है लगा हुआ. इसको जब काउंट कर रहे हो तो इसको क्लोज करना है, नहीं तो बाहर से भी रेडिएशन आ सकता है, उसका भी कंट्रीब्यूशन आएगा. ओके. ये देखो यहाँ पे भी दिखाया है ये, और ये सील्डिंग मटेरियल है, ठीक है? मैकेनिज्म वही है कि रेडिएशन यहाँ से इमिट होगा, सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल के साथ इंटरेक्ट करेगा, और आफ्टर इंटरेक्शन इट विल इमिट लाइट. लाइट जो होगा वो पीएम ट्यूब कैच करेंगे, और जो नंबर ऑफ लाइट फोटोन्स जो निकलेंगे दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द योर अमाउंट ऑफ एनर्जी विच हैज बीन डिपॉजिटेड इन दिस क्रिस्टल. ये ऑलमोस्ट 4 पाई ज्योमेट्री होता है. ये क्वेश्चन यहाँ पे लोग पूछते हैं, वेल काउंटर कितनी ज्योमेट्री का? ऑलमोस्ट 4 पाई ज्योमेट्री, क्योंकि यहाँ पे आते सैंपल जो होता है वो यहाँ पे होता है, और रफली उसके पास यही ओपनिंग्स है जहाँ से वो निकल सकता है. समझ गए? तो ये पूरा ना एक तरह से सराउंड हो जाता है एक्टिविटी से. ये चारों तरफ से सराउंडेड है, इधर से भी सराउंडेड है, करेक्ट?
तो इसका ओपनिंग्स जो है बस इधर से ही निकल सकता है, और ऊपर रहे तो ज़्यादा निकले, लेकिन जितना ही नीचे चला वेल में चला जाएगा, जाता जाएगा, एक कम ही रेडिएशन जो होंगे वो वापस जाएंगे, मतलब सीधे जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे वो तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से जो तिरछे चलेंगे सारे इधर 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 कंट्रीब्यूट करेंगे, इधर क्रिस्टल में ही एब्जॉर्ब हो करके अपनी एनर्जी देंगे। समझ गए? ये हर डायरेक्शन से है ना, करेक्ट? तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट 4 पाई ज्योमेट्री है। ये तो देख लिया आपने है? पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार। ये वेल शेप इसलिए होता है। हाँ, 4 पाई ज्योमेट्री मैक्सिमम सेंसिटिविटी के लिए। मैक्सिमम हाँ, सेंसिटिविटी। उसी के लिए वैसा बनाया ही गया है, पर्पस ही वही है। सो एक बार पढ़ लेते हैं जो वो एक्सप्लेन किया, वैसे वो वर्ड्स में क्या लिखा है इसमें। A photomultiplier tube is optically coupled to the crystal base. Radiation from the sample interacts with the crystal, emitting low-level light, which is detected and amplified by the PM tube feeding into a scaler. Scaler means जो काउंटर होगा, काउंट करेगा कितने कितने पल्स आए। The scalar readout directly reflects the amount of radioactivity in the sample and is usually recorded in counts. Correct? For the period during which the sample is measured. वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो मेजर होता है, तो इसीलिए आप ना टाइम सेट करते हो वहाँ पे कि कितने देर के लिए मुझे काउंट लेना है, और आप एनर्जी भी सेट करते हो, एनर्जी विंडो सेट करते हो, राइट? जो आइसोटोप यहाँ पे रखोगे उसी की एनर्जी विंडो सेट करोगे, कितना परसेंट, 20%, 25%, 15%, जो भी आपको रखना है, दैट यू विल पुट इट आउट। रिफ्लेक्टेड लाइट and scattering inside the well surface and the thickness of the crystal जो है limit the energy resolution of the standard well counter। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद होना चाहिए, इसको घुमा के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या बोला? रिफ्लेक्टेड लाइट एंड स्कैटरिंग इनसाइड द वेल सरफेस, मतलब कितना रिफ्लेक्ट हो रहे हैं लाइट और स्कैटरिंग जो हो रही है वेल के सरफेस से। एक तो ये वेल बना, करेक्ट? तो वेल में जब सोडियम, जब रेडिएशन जो है, ये तो चारों तरफ से क्रिस्टल है ना, करेक्ट? तो रेडिएशन जहां पर भी अपनी एनर्जी ये करेगा, डिपॉजिट करेगा, वहीं से लाइट का इमिशन होगा। अब लाइट को, यहाँ की लाइट को यहाँ तक पहुंचना है तो पीएम ट्यूब तक पहुंचेगा, तभी जाकर के पीएम ट्यूब सेंस करेगा। तो लाइट जो होगा इधर से रिफ्लेक्ट भी तो, रिफ्लेक्ट करते ट्रांसमिट होते, नहीं ट्रांसमिट तो नहीं, रिफ्लेक्ट इधर से उधर रिफ्लेक्ट होकर के और इधर से पहुंचेगा, तो कुछ लाइट जो होगा इधर भी तो लाइट का लॉस होगा। समझ रहे? तो यही बात बोल रहे, रिफ्लेक्टेड लाइट स्कैटरिंग इनसाइड एंड स्कैटरिंग, लाइट रिफ्लेक्ट होगा और स्कैटरिंग की बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लाइट इधर चलेगा फिर दूसरे से टकराएगा, अपना इधर जाएगा उधर जाएगा, टकरा करके कुछ इधर भी आएगा, कुछ न कुछ, राइट? सो ये कितना हो रहा है वेल सरफेस से वो, और दूसरा क्या, द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल, कितना थिक क्रिस्टल आपने लगाया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका एनर्जी रेजोल्यूशन कितना है वेल काउंटर का। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बिकॉज द सैंपल इज इसेंशियली surrounded by the crystal, the geometric efficiency for the detection of gamma rays is high, right? अब जैसे आप बोलोगे कि ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो इसकी हाई है, वेल का जो भी बनाया गया, वेल इसलिए बनाया गया कि सैंपल विल बी सराउंडेड बाय द क्रिस्टल, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी जो है गामा रे डिटेक्शन के लिए हाई होती है इसकी। तो दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा आपसे, आप इवन आपने आंसर सीट में भी लिखा है कहीं पे, मान लो वेल काउंटर का नोट आ रहा है और आपने लिखा है कि ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी हाई होता है, लेकिन आप ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी डिफाइन करना भूल गए, तो आपको वाइवा में वो पूछ सकता है, याद रखिएगा। या तो वहीं पे आप डिफाइन कर दीजिए आगे चल के, राइट, और नहीं तो वो पूछने वाला है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस ऑल्सो। Geometric efficiency is defined as the fraction of emitted radioactivity that is incident on the detection portion of the counter
इन दिस केस द क्रिस्टल, क्या बोला, defined as geometric efficiency is defined as the fraction of the emitted radioactivity that is incident on detection portion of the counter। मतलब क्रिस्टल के ऊपर कितने रेडियो एक्टिविटी जो है इसके ऊपर फॉल करी, क्योंकि कुछ जो है वो इधर से भी तो बाहर चले जाएंगे ना, हाँ, राइट। तो कितने जो है वही फ्रैक्शन पूछा, मतलब टोटल जितना इमिशन हुआ आउट ऑफ कितना इसके क्रिस्टल के ऊपर जाकर के डिटेक्ट हुआ या फॉलो इंसिडेंट हुआ, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है, ओके। बिकॉज, अब देखो क्या बोला, बिकॉज द क्रिस्टल इज रिलेटिवली थिक, राइट, मोस्ट लो एनर्जी photons undergo interactions and few pass through undetected। क्या बोला, क्रिस्टल थिक है तो ऐसा चांसेस बहुत कम है कि बिना डिटेक्शन के कोई पास हो जाए, राइट। लो एनर्जी का बोला ना, फिर मोस्ट लो एनर्जी फोटोन, ज्यादा लो एनर्जी वाले तो पक्का पक्का एब्जॉर्ब हो जाएंगे उसमें, या बिना इंटरेक्शन के उनके क्रॉस करने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो लो एनर्जी के लिए अगेन इसकी सेंसिटिविटी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ज्यादा एब्जॉर्ब होएगा, करेक्ट। और हाई एनर्जी का होगा फिर भी उसको पेनिट्रेट करके चला जाएगा, लेकिन लो एनर्जी वाला जो होगा वो सारे, हाँ, करेक्ट, राइट। सो बोल रहे हैं एंड फ्यू पास थ्रू अनडिटेक्टेड, मोस्ट एनर्जी जो होगा वो ये करेगा एंड फ्यू विल पास, मतलब बहुत कम ही जो होगा वो उसको क्रॉस करने की उसकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है। गलत बोल दिया, ठीक बोला ना, ओके, ठीक है। एज ए रिजल्ट बोल रहे हैं इन द एनर्जी रेंजेस बिलो 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट the overall crystal detection efficiency is usually better than 95%। क्या बोला, क्रिस्टल के डिटेक्शन की एफिशिएंसी जो है जब एनर्जी 200 केवी से नीचे है तो उसकी डिटेक्शन एफिशिएंसी कितनी है, मोर देन 95% है। तो एग्जामिनर दूसरे ढंग से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि 140 केवी के लिए वेल काउंटर जो आप हमारे यहाँ जो यूज करते हो उसकी डिटेक्शन एफिशिएंसी कितना है, तो आपका जवाब क्या होगा, इट इज मोर देन अप्रोक्सीमेटली 95, मोर देन 95%। क्यों है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा क्यों है, तो आपका जवाब क्या होगा कि ये एनर्जी इसकी लो एनर्जी है तो ज़्यादा चांसेस है, चूंकि क्रिस्टल इसका थिक होता है तो ज़्यादा चांसेस है कि जो इसी में वो मोस्टली जो होंगे इंटरेक्ट होकर के एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और फिर भी कुछ जो होंगे वो वेरी फ्यू जो होंगे वो बिना इंटरेक्ट करे वो बाहर निकल जाएंगे, यानी वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे, करेक्ट। तो वो 2-4% जो होगा वही कम होएगा, बाकी 95% और मोर देन 95 से 98% रफली जो है वो इसकी डिटेक्शन एफिशिएंसी होगी, ठीक है। जिसकी डिटेक्शन एफिशिएंसी है इसकी हाई है क्योंकि हाँ, इसकी ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी अच्छी है। ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी भी अच्छी है और क्रिस्टल थिक है। क्रिस्टल थिक सर, ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी ये पूछेगा हाँ, मतलब जैसे आप कह रहे हो डेफिनेशन पूछेगा, तो आपने ये बताया था कि इसका वो भी तो बताया था कि कितना होता है वो, अराउंड 4-5 बताया था ना। तो ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री, अच्छा वो इसकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो डिटेक्टर जो है उसकी ज्योमेट्री कैसी है, वेल काउंटर की ज्योमेट्री कैसी है, तो दूसरे में घुमा के और पूछता है कि न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम बता दो जिसकी एफिशिएंसी जो है ज्योमेट्री की एफिशिएंसी 4 पाई हो, तो दो है, वेल काउंटर, दो स्केलिब्रेटर, यही दोनों, ठीक है ना। हाँ, दोनों में बोलना कि एग्जैक्टली तो नहीं होता, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आप मान सकते हैं कि 4 पाई है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 4 पाई तो होता ही होता है, क्योंकि कुछ जो है वो इधर से जो होल जो ये परपेंडिकुलर जो है, हाँ, ये जो निकल जाएंगे, हाँ, यहाँ से जो ओपनिंग्स है वहां से कुछ ना कुछ फोटोन्स निकलेंगे, बाकी चूंकि चारों तरफ से सराउंडेड हो रहे हैं तो इसलिए हम 4 पाई ज्योमेट्री इसको मानते हैं, ओके। आगे चलो, हाँ, बिकॉज द टॉप ऑफ द वेल
in the crystal is open, it is important to keep the sample in the test tube small. क्या बोला पहला चीज, इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला, बोला इसका वेल का जो ऊपर टॉप सरफेस जो है ये ओपन होता है। तो बोल रहे हैं जो भी आप सैंपल इधर रखेंगे जितना स्मॉल वॉल्यूम रखिए उतना ही बेहतर है। एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आता है और एक प्रैक्टिकल भी आएगा इसका, वो बोलेगा इसका क्या वॉल्यूम होना चाहिए सैंपल का, समझ गए, क्या वॉल्यूम होना चाहिए, या दूसरा पूछेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम कितना होता है, राइट, ये कॉन्सेप्ट पूछेंगे आपसे। ओके, ये इसी से रिलेटेड है। जैसे जैसे मान लो कि तुम कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे रखोगे और जैसे जैसे इसको डाइल्यूट करती जाओगी तो इसका वॉल्यूम जो होगा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो पहले क्या होगा कि जब ये काउंट करोगी ना तो एक्टिविटी जो होगी वो एक लीनियर फैशन में बढ़ेगी, एक जगह जाके मैक्सिमम होगी, उसके बाद एक्टिविटी कम होती जाएगी। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तुम काउंट देखोगे तो जो मैक्सिमम जो आएगा ना वही क्रिटिकल वॉल्यूम होगा, उसके बाद जो आएगा वो सारे स्केप करते जाएंगे, बाहर से ज्यादा स्केपिंग शुरू हो जाएगी। वेल के नीचे है तो मैक्सिमम जो है एब्जॉर्ब होकर के इसके अंदर आ रहा है, ऊपर वाले फिर काउंट नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए वो जो होगा वो उससे ज्यादा नहीं रखना है आपको, और प्रैक्टिकल करने का यही तरीका है उसका। नॉट लिनियरिटी, क्रिटिकल वॉल्यूम पता करना है तो, ओके, कि क्या वॉल्यूम होना चाहिए, व्हाट इज दैट। So it is important to keep the sample volume in the test tube small, पहले बात। If varying sample volumes are placed in the well counter, different amount of radiation escape near the top of the crystal, resulting in unequal geometric efficiency। अनइक्वल, देखो ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी क्यों बोला, क्योंकि ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी ये इंडिकेट ही करता है, एक पर्टिकुलर चीज के लिए वर्ड है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन जो है उस क्रिस्टल पे जाके फॉल कर रहे हैं, करेक्ट। तो जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वो क्या है, ज्योमेट्री जो है अनइक्वल होती जाएगी, मतलब वो हर जगह बराबर नहीं रहेगी, राइट, अलग अलग ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी होगी। Absorption of gamma rays within the well of the test tube is a factor when lower energy source such as iodine 125 are counted. Hmm? Therefore, the sample tube should also be identical. है क्या है कि absorption of gamma rays within the well of the test tube, oh sorry, within the wall of the test tube, टेस्ट ट्यूब के वॉल के अंदर भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, और वो एब्जॉर्प्शन का अमाउंट यदि एनर्जी कम होती जाएगी तो ये वाटर का भी वॉल्यूम भी जो है ना थोड़ा बहुत डिबेटिंग एरर आएगा तो वहां से भी आएगा डिफरेंस, दो चीजों का हो सकता है, राइट। तो बोल रहे हैं कि और स्पेशली ये कहाँ पे होता है, लो एनर्जी के सोर्स है उस केस में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन 120 केस 25 के केस में जब उसकी काउंटिंग करोगे तो ये आएगा। तो उस केस में ट्यूब जो होना चाहिए वो आइडेंटिकल होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब जो भी यूज कर रहे हो। तो एग्जामिनर दूसरे ढंग से घुमा के आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, भैया यदि आपको आयोडीन 125 के सैंपल्स काउंट करने हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखोगे वेल काउंटर, क्या चीजों का ध्यान रखोगे, तो आपका एक्सप्लेनेशन यही होगा, ये बताना चाहिए। हाँ, और जो टेस्ट ट्यूब हम लोग ले रहे हैं वो भी सेम होनी चाहिए, मतलब कंपनी भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन जो है, सेल्फ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, सेल्फ एब्जॉर्प्शन बॉडी होता है ना, एब्जॉर्प्शन टू द वॉल, ट्यूब के वॉल से भी तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है, और सैंपल के अंदर भी सेल्फ एब्जॉर्प्शन हो सकता है, दोनों मिला करके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनेंगे फाइनली। तो जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे वो तो डिटेक्ट नहीं होंगे ना, तो ट्यूब यदि चेंज कर देंगे तो हो सकता है कि ट्यूब का थिकनेस चेंज हो गया, जब ट्यूब का थिकनेस चेंज होगा तो उस केस में एब्जॉर्प्शन किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा, तो दोनों अकाउंट्स में डिफरेंट पड़ जाए, डिफरेंस पड़ेगा ना, इसलिए नहीं करते। तो आपको तो ऐसे समझाना है, नहीं, okay. Because sodium iodide well counter have such a high detection efficiency, इसकी डिटेक्शन efficiency कितनी है, कितनी है
more than Above 95%. 95%. Yeah, correct. Yes. There is a serious problem with electronic dead time, Hmm. right? क्या है? If high levels of activity are used, much of the radiation is not Not detected. detected. In general, well counter can typically count activity only up to about 1 1 microcurie, 37 ज्यादा हो सकता है, इट Hmm. पॉसिबल। लेकिन आपको जेन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जनरल पता होना चाहिए। जनरल 1 माइक्रोक्यूरी होता है। आप एक्स्ट्रा लाइन जोड़ सकते हो, किसी में हो सकता है कि 2 to 3 माइक्रोक्यूरी तक भी किसी वेल काउंटर का हो सकता है, बट एज ए जनरल रूल तो यही है कि 1 माइक्रोक्यूरी के आसपास ही होता है। Correct? बस तो यही याद रखना है, इसलिए मैंने बोल्ड भी किया हुआ। अमाउंट ऑफ एक्टिविटी ग्रेटर देन दिस इन अ वेल काउंटर कैन लीड टू सीरियस अंडर एस्टिमेट्स attributable to dead time counting error, राइट? तो यहाँ पे तुमको अब जैसे डेड टाइम की बात करोगे वो पूछेगा, डेड टाइम के कॉन्सेप्ट में जाएगा, घुसेगा। कितना रहता है this? कितना से नहीं, डेड टाइम क्या होता है, कितने तरह का होता है, वो अगेन दूसरा टॉपिक है। ऑलरेडी एक बार मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो अभी ना उधर की तरफ नहीं जाएंगे, बट आपको लीडिंग क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि जैसे ये वर्ड अपियर होगा एग्जामिनर उधर से उधर स्लिप करता जाएगा। उसमें 4 लोग होंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है, राइट? अब आज के सीधे दो, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था तुम्हारा वेल काउंटर से रिलेटेड। नाउ कम टू द डोज कैलिब्रेटर, ठीक है? देखो डोज कैलिब्रेटर में क्या है, मेनी ऑफ द कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन चैम्बर्स टेक एडवांटेज ऑफ देयर एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ये ना काफी स्टेबल होता है डोज कैलिब्रेटर, और इसी प्रॉपर्टी को ज्यादा यूज किया जाता है। क्या यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी? देयर एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, स्टेबल है डोज कैलिब्रेटर। आयोनाइजेशन चैम्बर जो है काफी स्टेबल होता है। व्हेन ऑपरेटेड इन सैचुरेटेड रीजन, लाइक जब एक्टिविटी जब रिकॉम्बिनेशन से जब ऊपर जाता है तो एक्टिविटी सैचुरेट हो ज़्यादा जाता है। saturation होता है। हाँ, the saturation वही लिख रहा है। When operated in saturated region, the ion current depends only on the geometry of the source। किस पे डिपेंड करता है आयन केयर फिर? Geometry of the source. Geometry of the source and detector, and can remain stable over very long period of time। मतलब सोर्स की ज्योमेट्री डिटेक्टर के साथ कैसी है, लाइक ट्यूब जो ड्यूअल काउंटर जो है आपका, सॉरी जो डोज कैलिब्रेटर, वहां पे सैंपल कहाँ रखा है? हाँ, नीचे रखा है बिल्कुल या और फिर ऊपर, हाँ कहाँ पे है से सैंपल, क्योंकि उससे उसका ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी चेंज होता जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं। ऑपरेटेड इन सैचुरेटेड रीजन, द आयन करंट जो आएगा इट विल डिपेंड्स ओनली ऑन किस चीज पे? ज्योमेट्री ऑफ द सोर्स एंड द डिटेक्टर। डिटेक्टर के साथ सोर्स की ज्योमेट्री कैसी है? ज्योमेट्री ऑफ द सोर्स एंड डिटेक्टर मतलब ज्योमेट्री ऑफ द सोर्स सिर्फ एक तो पोजिशनल जो हुआ वो अलग, लेकिन सिरिंज में है 2 की या कि 5 कि की। वायल में है, 2 ml में है कि 5 ml में है, ये हो गया क्या? ज्योमेट्री ऑफ द सोर्स पे आ गया। ओके, राइट? ये डिफरेंस है, हाँ? और ये हमेशा स्टेबल है, कैन रिमेन स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा देखो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गामा रे इमिटर्स। जनरली स्टैंडर्डाइजेशन जो गामा रे का जो होता भी है ना, वो इसी से होता है। कैरिड आउट बाय कंपेयरिंग द आयन करंट फ्रॉम अ नोन सोर्स विद दैट ऑफ जनरेटेड बाय द स्टैंडर्ड सोर्स अंडर आइडेंटिकल ज्योमेट्री। यदि दो सोर्स को कंपेयर करना है या स्टैंडर्डाइज करना है कि इसकी एक्टिविटी कितनी है, तो एक नोन सोर्स लेना होता है, और नोन सोर्स से कितना करंट आ रहा है वो, मतलब आयन करंट आएगा ना, आयनाइजेशन से होगा तो आयनाइजेशन करंट आएगा। तो मान लो कि एक नोन सोर्स है, सपोज करो कि सीजीएम का है, आपने सीजीएम का एक्टिविटी लिया है, और सीजीएम से मान लो कि 1 पिको एम्पियर आ रहा है या 2 पिको एम्पियर करंट आ रहा है, राइट? इतनी एक्टिविटी थी सीजीएम के तो आ रहा है। तो अब दूसरा कोई सोर्स लेकर के आओगे, राइट, उससे कितना करंट आ रहा है उसी के बीच में, उसी से कंपेयर्ड होएगा उसका। इसके लिए इतना, इसके लिए इतना है, तो इसकी एक्टिविटी कितनी होगी?
आप मेरे बात समझ पा रहे हो? हाँ, कंपैरिजन करेंगे हाँ, तब कम फिर आपको यस, बता इसके देंगे। लिए यूज करते हैं, वही लिखा है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गामा रे इमीटर इज ऑफन कैरिड आउट by comparing the ion current from a known source with that of generated by a standard source under identical geometry. ज्योमेट्री आइडेंटिकल होनी चाहिए। जहां पे स्टैंडर्ड सोर्स रखा था उसी पोजीशन पे उसी जगह पे आपका जिसका निकालना है आपको एक्टिविटी, राइट, या जिसके लिए स्टैंडर्डाइज करना है, मान लो बेचना ही है सोर्स को तुमको, तो कैसे उसके अलग अलग सैंपल्स बनाओगे? आपके पास आता है कैलिब्रेशन सोर्स आता है ना, अब कभी आपने देखा है इधर, कभी कोई प्रैक्टिकल किसी ने नहीं, तुम देखो, तुम जाओगे उधर तो एक ना एक कोई भी एक टेस्ट होगा इधर, अभी मैं इधर पढ़ा भी रहा हूँ, बता रहा हूँ आगे चल के। आपके पास सीजियम का सोर्स है, कोबाल्ट का सोर्स है, वो ऐसे करके डब्बे की तरह एक आया है सैंपल से, लेकिन वो तो कहीं से बन के आया ना, उसमें कुछ तो डाला होगा, कहीं से बनाया होगा ना, वो कैसे बना? ऐसे ही बनता है, आयनेशन चैम्बर से ही बनेगा। हाँ, स्टैंडर्डाइज करके कि नॉन सोर्स का उनको पता है, कोबाल्ट का, मान लो कोबाल्ट का सोर्स बनाना है, तो मुझे पता है कोबाल्ट का 10 मिली क्यूरी का सोर्स जो है वो इतना करंट देता है, और मान लो मुझे 100 माइक्रो क्यूरी का कोबाल्ट सोर्स बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? अब इतना कोबाल्ट डालते जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाऊंगा इधर, और जब 100 माइक्रो क्यूरी के बराबर जब करंट आ जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा, तैयार हो गया। आप समझ पा रहे हो? लेकिन उसके लिए क्या आइडेंटिकल ज्योमेट्री होनी थी, जिस ज्योमेट्री में इसको रखा है उसी ज्योमेट्री में ये भी रहेगा। Typical operating characteristics can remain stable within plus minus 1% over several years. ऐसा भी नोटिस किया गया, अगर इतना स्टेबल हो, कंस्ट्रक्शन इसी टाइप का होता है। देख लो जनरल कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, एक वायर है इधर एनोड का, ये एक इधर से ये है, यहाँ पे ऐसे ही कट है जैसे आपका वेल काउंटर में कट था, समझ गए? हाँ? और ये यहाँ से ये होगा, क्या बोलते हो, जो नॉट शेल्टिंग, मतलब रेडिएशन जो है वो बाहर निकलेगा ना, और इधर के अंदर ये गैस भरी होती है, समझ गए? ये गैस भरी होती है इसके अंदर, और ये इस टाइप की, अब ये एक वायर है इधर लगा है ना, जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एक को कैथोड बनाएंगे और दूसरे को मुझे वाल को एनोड बनाना पड़ेगा, करेक्ट? एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, और जैसे ही ये आयनाइज होंगे, आयंस बनेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, एक पॉजिटिव आयन बनेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाओगे तो इनो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनोड पे की तरफ जाएगा, और आयंस जो होंगे ऑफ सेवरल थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब, कितना वॉल्यूम होता है, राइट, लाइक 5000 सेंटीमीटर क्यूब, 5 लीटर्स, 4 लीटर्स, ऐसे करके के आसपास में इसका वॉल्यूम होता है। ओके, एंड द वॉल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ ब्रास या स्टील की वैसे बने होते हैं। ओके, द इनर collecting electrode is made up of thin foil of aluminum or copper to avoid unnecessary radiation attenuations, right? ये जनरल है, ओके। बाकी जो भी है तुमको, जो भी डोज कैलकुलेटर पे काम कर रहे हो उसका यदि मॉडल नंबर देखो और नेट पे जा करके उसका अब डिटेल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो, ठीक है? हाँ? Geometry is chosen to avoid low field regions that could lead to changing effective volume active volume with the applied voltage. In such a chamber with 10 to the power 4 centimeter cube active volume, the saturation current is produced by uh, by 1 microcurie of cobalt 60 is on the order of 10 to the power minus 13 ampere, about 5 times the background current। देखो एक important point है, बोल रहा है क्या है, 100 10 to the power 4 है ना, तो 1000 हुआ, चार हुआ ना, 10,000 है ना, हाँ, तो 10,000 ml सेंटीमीटर क्यूब का यदि एक्टिव वॉल्यूम है इसका, और बोल रहा है कि एक माइक्रो क्यूरी सोर्स जो है वो कितना करंट
प्रोड्यूस करेगा कोबाल्ट 57 का 10 टू द पावर माइनस 13 13 एम्पियर पीको में जाए, 10 टू द पावर माइनस 12 पीको में होता है, बहुत कम करंट देता है। तो इसलिए ना यहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं उसको मेजर करने के लिए। सेंसिटिव इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए। बहुत कम है ना, तो एक्यूरेटली मेजर होना चाहिए और कम से कम भी हो, सेंसिटिव भी होना चाहिए ना कि डिटेक्शन, मतलब उसको करंट कम से कम करंट भी वो मेजर कर पाए। तो इलेक्ट्रोमीटर जो होता है इसके लिए ज़्यादा इफिशियंट होता है। तो इसमें जनरली जो है इलेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। दूसरा, इफ हायर सेंसिटिविटी इज नीडेड, बोल रहे हैं कि और सेंसिटिविटी चाहिए, तो गैस विद इन द आयन चैम्बर मे बी प्रेशराइज्ड। तो गैस को क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। याद रखिएगा, जनरली यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि पहली बार ये लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, गैस लीक हो गई, 2 किलोमीटर खराब हो गया, गैस प्रेशराइज कॉन्सेप्ट समझ गए ना, कि गैस लीक हो गई तो इसका इफेक्ट पड़ता है। गैस लीक होगी तो क्या होगा, क्या नुकसान हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा ना। हाँ, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, करेक्ट। Raising pressure to 20 atmospheric pressure will increase the ion current by a factor of 20। तो आयन करंट बढ़ेगा, समझ गए। तो ज्यादा चीज मेजर करेगा ना एक्टिविटी। तो यदि मान लो कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पे फिक्स आपने सेट किया है, सारे टेस्ट उस पे करें और सीधे प्रेशर फॉल हो जाए, राइट, या प्रेशर बढ़ जाए, ऐसा जनरली बढ़ता नहीं है, कम ही होएगा, करेक्ट। तो ये करंट कम हो जाएगा ना। तो ज्यादा एक्टिविटी थी लेकिन आपने एक्टिविटी जो है कम मेजर कर रहे हैं, तो आप पेशेंट को ज्यादा एक्टिविटी डाल रहे हैं, करेक्ट। तो ये सारे फायदे और नुकसान की बात है, करेक्ट। बट द टोटल बैकग्राउंड arising फ्रॉम ऑल द सोर्स विल इंक्रीज बाय ए लेसर फैक्टर, ठीक है, वो तो बैकग्राउंड की बात बोल रहे हैं। For large chambers, the component of the background arising from the alpha particle of the chamber wall should be independent of the pressure, provided that alpha particle are already fully stocked। छोड़ दो, alpha particle की बात अभी नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन जो है ये है कि जो आता है ये पहली चीज कि डोज कैलिब्रेटर की हमें जरूरत क्या है, यदि हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा सेंसिटिव इक्विपमेंट जो है वेल काउंटर है, राइट। तो डोज कैलिब्रेटर का इसलिए जरूरत है बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। उसका आंसर, टू मेजर ए डोज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन टू a patient। The dose calibrator is essentially a piece of equipment in any nuclear medicine laboratory। तो ये तो होना ही चाहिए, हर न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में होगा, और ये लीगल रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा, लीगल मतलब आपको रखना ही है, और बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन आपको डोज मेजर करना है। ये ईआरबी का भी रूल है, पहली चीज। अब बोल रहे हैं स्टैंडर्ड सोडियम आयोडाइड वेल काउंटर इज नॉट यूजफुल बिकॉज द अपर लिमिट ऑफ द सैंपल एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड इज इन 1 माइक्रो क्यूरेसी, चाहते हैं आप नहीं मेजर कर सकते, तो इसलिए मुझे डोज कैलिब्रेटर चाहिए। और so dose calibrator is essentially a well-typed cylindrical ionization chamber filled with a defined volume of pressurized gas, usually argon, capable of measuring quantities in millicurie range। मतलब क्यूरी तक जा सकते हो, हाँ, है जैसे नहीं? आयोडीन 1 क्यूरी हाँ, है। करेक्ट। वो हर डोज कैलकुलेटर का अपना अपना रेंज होगा, अगेन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा। आई थिंक वी हैव टू स्टॉप इट हियर।